हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक एक करके हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे। देखो, यहाँ पर हम एक एक करके चीज़ों को अच्छे से करेंगे और चीज़ों को रिपीट करेंगे बार बार। मैं यहाँ पर आपको चीज़ों को रिपीट कराऊंगा, आपको यहाँ पर याद कराने की कोशिश करूँगा। तो ट्राई करना, मेरे साथ आप फोकस करना, डेफिनेटली आप इसको याद भी कर पाओगे, इसको समझ भी पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू हम क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और मैनेजर का बिहेवियर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आधा जनरल गाइडलाइंस होती है। ठीक है, और फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजरियल बिहेवियर के लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो ओवरनाइट डेवलप नहीं किए जाते। ठीक है, वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन से डेवलप किए जाते हैं। तो हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है बेसिकली। सबसे पहले आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल तो है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो वेराई करती है, डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सबके काम अलग अलग होते हैं ना, बिजनेस का काम अलग होगा, जो बिजनेस नहीं कर रहे उनके काम अलग है, तो उनके हिसाब से ये वेराई करता है। लेकिन एप्लीकेबिलिटी हर जगह हो सकती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। फिर इसके बाद हम बात करके चलते हैं जनरल गाइडलाइंस। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस ही होती है डिसीजन मेकिंग के लिए और मैनेजरियल बिहेवियर के लिए। यह हमें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होते, वो प्रॉपर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ बनाए जाते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि इसको हम एनवायरनमेंट के साथ और टाइम के साथ इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर चलते हैं मेनली बिहेवियरल, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, वो मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए होते हैं। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं होते, इसलिए ये बिहेवियरल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करके चलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी बताते हैं ये। मतलब क्या है कि भैया कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, हम देखते हैं करके एक एग्जांपल को मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भैया क्या करनी है, सेल को बढ़ाना है, तो उन्होंने डिस्काउंट दिया। अब प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रहे तो उनकी सेल बढ़ गई। तो कॉज क्या था कि उन्होंने डिस्काउंट दिया, और इफेक्ट क्या निकला, तो सेल्स बढ़ गई। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी बताते हैं कि भैया क्या कारण थे और क्या उससे इफेक्ट आया भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, ये हमें पता चलता है। कंटीजेंट होते हैं, मतलब इस सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वेराई करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। अब हम बात करके चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस आता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो सही डिसीजन को सही समय पर ले सके। सेकंड थिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है ना भैया, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। हर एक रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर कैसे भी रिसोर्सेज हो, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, और यहाँ पर जो वेस्टेज होता है वो भी मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। थर्ड आता है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो सारे के सारे डिसीजंस साइंटिफिक तरीके से ले सके और साइंस को इन्वॉल्व करे। ठीक है, जब भी कोई डिसीजन ले तो। फोर्थ आता है हमारा मीटिंग द एंड चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ हमें चेंज होने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है वो इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाता है। इसलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं। सोसाइटी के लिए भी हम काम कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिससे सोसाइटी का भी क्या होता है, वेलफेयर होता है।
सिक्स्थ हम बात कर चलते हैं मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। भैया मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्रेनिंग, रिसर्च और एजुकेशन को प्रोवाइड करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं टेलर के कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें जितने भी डिसीजन लेने हैं वो साइंटिफिकली लेने हैं। साइंटिफिकली का मतलब क्या है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिसीजन लेने हैं। हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर कोई ट्रेडिशनल बेस मेथड के बेस पे डिसीजन नहीं लेने। सेकंड हमारा आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर का ग्रुप और एक मैनेजर का ग्रुप। दोनों आपस में क्या होते हैं, राइवल होते हैं एक दूसरे के। वर्कर को लगता है कि जो मैनेजर है उसको सही सैलरी नहीं दे रहा, और मैनेजर को लगता है कि वर्कर सही से काम नहीं कर रहा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। ठीक है, और इस हारमोनी को हम मेंटेन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन का। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है कि एटीट्यूड को चेंज करना, किसके टुवर्ड्स, वर्कर का मैनेजर के टुवर्ड्स और मैनेजर का वर्कर के टुवर्ड्स। ठीक है, कंपटीशन से कोऑपरेशन, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड। थर्ड आता है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये किसका एक्सटेंशन है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही क्या है, एक्सटेंशन है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है अभी, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी अगर कोई आपके भी एम्प्लॉइज़ कुछ ना कुछ सजेशंस लेके आते हैं या वर्कर कोई सजेशन लेके आते हैं, उसकी माननी चाहिए, हमें सुनना चाहिए। मैनेजर को भी वर्कर के साइड बाई साइड क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तीनों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये जो होती है भी है वो दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और म्यूचुअल एक ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसके बीच में, मैनेजर के बीच में और वर्कर के बीच में, आपस में अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। अब फोर्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल क्या करता है कि हमें हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना चाहिए, उनकी नॉलेज को टाइम टू टाइम बूस्टअप करना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी ही अच्छी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या कहता है कि हमारे 8 तरीके के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, और उसको 8 तरीके के हम क्या कर देंगे भाई, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शंस है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है, उसको 8 फॉर्मेन के अंदर हम बांट देते हैं। फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 इंचार्ज होते हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 फॉरमैन होते हैं, और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 फॉरमैन होते हैं। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो कि इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, रूट क्लर्क जो कि डायरेक्शन देने का काम करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो कि ये बताता है कि काम को कितने समय के अंदर हो, कितनी कॉस्ट के अंदर पूरा कर लेना है। फोर्थ आता है डिसिप्लिनेरियन जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करेगा। अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 आते हैं। पहला स्पीड बॉस, स्पीड मेंटेन करने का काम करेगा। गैंग बॉस, ये क्या करेगा, जितने भी रिसोर्सेस है उनको असेंबल और अरेंज करने का काम करेगा। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस कोई बीच में दिक्कत आती है तो उसको सही करने का काम करेगा। इंस्पेक्टर, ये देखेगा कि काम सही से हुआ कि नहीं हुआ। और ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, वर्कमैन से कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करके चलते हैं सेकंड की, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स को सेट करना हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल का होगा, स्टैंडर्ड हमारे किस किस का होगा, रॉ मटेरियल का होगा, प्रोडक्ट का होगा, अपने प्राइस का होगा, क्वांटिटी का होगा, ये सब चीज़ों की स्टैंडर्ड सेट करना है हमें। फिर हम बात करके चलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि भैया जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है उस पर फोकस करो, और जो नहीं बिक रहा उसको एलिमिनेट कर दो। जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्स है उसको एलिमिनेट कर देना, जिससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, कॉस्ट ऑफ लेबर बचेगी, मशीन्स की कॉस्ट बचेगी और टूल्स की कॉस्ट बचेगी। हमारा काम कम कॉस्ट के अंदर पूरा हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या करता है, फाइंड करता है एक मेथड, एक ऐसा मेथड फाइंड करता है, एक ऐसा वे फाइंड करता है जिसके द्वारा, ठीक है, जिससे जिसकी भी कॉस्ट भी बहुत कम होगी और जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा दे पाएंगे।
फिर हम बात करें चलते हैं मोशन स्टडी की। तो मोशन स्टडी दो तरीके के मूवमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करता है, एक प्रोडक्टिव मूवमेंट और एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। और ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, ताकि काम सही समय के अंदर पूरा हो जाए। अब हम बात कर चलते हैं टाइम स्टडी की। तो टाइम स्टडी का क्या काम है, टाइम स्टडी हमें ये बताता है कि काम को कितने समय के अंदर पूरा कर लेना है। टाइम स्टडी भी डिपेंड होती है किस पे, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क पे डिपेंड होती है, कि जितना ही ज़्यादा बड़ा काम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितना कम छोटा काम होगा उतना ही कम टाइम लगेगा। तो ज़्यादा बड़ा काम में ज़्यादा समय लगेगा, छोटे काम में कम समय लगेगा। और टाइम स्टडी हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को हमें एम्प्लॉयड करना है, ये भी बताता है ये। अब हम बात कर चलते फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी हमें भैया अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल को फाइंड आउट करता है कि एक एम्प्लॉयज़ को कितना रेस्ट देना चाहिए, ठीक है, काम के दौरान। ठीक है, ये बताते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ क्या होता है ना, ये थकना है। आज आप भी इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे, सुबह से शाम तक मेहनत करोगे तो थकोगे आप, ठीक है। तो बीच बीच में अगर आप रेस्ट लोगे तो आपका जो स्टेमिना है और आपका जो एनर्जी है वो बूस्टअप होगी। आप उसी एनर्जी के साथ, सेम एनर्जी के साथ क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे। अब हम बात कर चलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दो तरीके की क्या करता है, वर्कर्स को डिफरेंशिएट करता है, एक एफिशिएंट वर्कर और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स को ज़्यादा वेज रेट से पेमेंट की जाती है, इनएफिशिएंट वर्कर्स को कम वेज रेट से पेमेंट की जाती है। ये दोनों के लिए क्या है, मोटिवेट करता है दोनों को ही, चाहे वो एफिशिएंट वर्कर हो या फिर इनएफिशिएंट वर्कर हो। एफिशिएंट वर्कर और अच्छे से काम करेंगे ताकि उनको और वेज रेट मिले, और इनएफिशिएंट वर्कर्स भी अच्छे से काम करेंगे ताकि ये भी चाहते हैं कि इन्हें भी ज़्यादा वेज रेट से क्या मिले, पेमेंट मिले। मेंटल रिवोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया था कि वर्कर का और मैनेजर के टूवर्ड्स आपस में क्या होना, एटीट्यूड के अंदर चेंज आना, कंपटीशन से कोऑपरेशन, और पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हम बात करके चलते हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं हेनरी फेयोल के द्वारा। सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि हमें पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। एक जने को एक ही काम देना चाहिए, ठीक है, उसकी स्किल्स, नॉलेज और इंटरेस्ट के बेसिस पे। इससे क्या होगी, स्पेशलाइजेशन आएगी, क्योंकि वो एक काम को बार बार करेगा और उसी के अंदर वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, कि आपके पास पावर है कि आप डिसीजन ले सकते हो, आपके पास पावर है कि आप काम कर सकते हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कि ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, कि आपकी ये जिम्मेदारी की आपको ये काम करना है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अथॉरिटी होगी और कम रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो पावर का मिसयूज़ होगा, और कम अथॉरिटी होगी, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो काम सही समय पे पूरा नहीं होगा। थर्ड आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ओबीडियंस करना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, जो भी कमिटमेंट करते हो उसको पूरा करना, ठीक है। और फेयोल ये कहते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है। एक है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, दूसरा जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, और तीसरा गुड सुपीरियर एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके बाद हम बात करके चलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक जने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। एक जने के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, एक जना एक ही जने से ऑर्डर लेगा और एक जना एक ही जने के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करके चलते हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए हर ग्रुप के लिए, ठीक है। जिनके सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए एक ही हेड और एक ही प्लान होना चाहिए। इससे यूनिटी ऑफ एक्शन आएगी और कोऑर्डिनेशन आएगी। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, खुद को प्रायोरिटी नहीं देनी। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी फुलफिल कर लें, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़।
ये क्या कहता है कि भैया हर एम्प्लॉयज़ को फेयरली तरीके से रेम्यूनरेट करना चाहिए, ठीक है? उनको अच्छी सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर पाए, रेज़ कर पाए। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में है। पावर कुछ लोगों के हाथ में है, सेंट्रलाइजेशन। और पावर हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, हम दोनों को फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्ट पावर टॉप लेवल के पास है, ठीक है, और फास्ट डिसीजन मेकिंग ऑपरेशनल लेवल में। अब बात कर लेते हैं स्केलर चेन की। स्केलर चेन का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन को आप पास करोगे थ्रू द चेन के थ्रू आप पास करोगे। जैसे ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी चेन फॉलो होगी कम्युनिकेशन के टूवर्ड्स, ठीक है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप क्या कर सकते हो, इस चेन को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक कहते हैं। फिर आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ये कहता है कि हर एक चीज़ का ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। मैन का भी, मटेरियल का भी क्या होना चाहिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी का मतलब क्या है कि हमें किसी भी एम्प्लॉयज़ को जज नहीं करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कास्ट, कलर, जेंडर, इन सब चीज़ों की बेसिस पे। और हमें सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करना है काइंडनेस एंड जस्टिस के साथ। अब हम बात करके चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को एक बार आप हायर करते हो तो उनको लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है, ठीक है। उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए हमें। फिर हम बात करके चलते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता है, अगर कोई एम्प्लॉइज़ अपनी मोटिवेशन के साथ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का चाह रहा है, तो उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करे और अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से काम करे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट लेके आए। इसके बाद हम बात करके चलते हैं एस्पिरिट डीकॉप्स की। एस्पिरिट डीकॉप्स का मतलब क्या है कि भैया टीम वर्क होना चाहिए। हमें आई को बी के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो टीम स्पिरिट है, देखो टीम के साथ काम करेंगे तो काम अच्छे से पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। हारमोनी होनी चाहिए भैया लोगों के बीच में, ठीक है। ये सब चीज़ें कहता है, यूनिटी स्ट्रेंथ होती है।